पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैस्मिन शियाओ को ग्रेट बुद्धा टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ उस हीवनली स्वॉर्ड को आसानी से संभाल सके, क्योंकि एक बार वो स्वॉर्ड को संभालने के लायक हो जाएगा तो वो बड़ी ही आसानी के साथ मूरोंग के कजन के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन तब शियाओ को लिटिल फेरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट की थी और उसने उसके अंदर पॉइजन डाल दिया होता है। इसलिए वो शियाओ के पास उस पॉइजन को निकालने आई होती है, लेकिन शियाओ तो उसे उल्टा फ्लर्ट ही करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ अपने फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के अंदर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर लिटिल फेरी के बॉडी के अंदर ही डाल देता है ताकि वो पावर उसके अंदर से उस पॉइजन को निकालने का काम कर सके। और जैसे जैसे उसके फायर की पावर लिटिल फेरी के अंदर जाती है वो उस जगह को ढूंढने लगती है कि कहाँ पर वो पॉइजन मौजूद है। तब उस जगह को ढूंढते हुए शियाओ को लिटिल फेरी के अंदर एक छोटा सा मेंढक जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो ही लिटिल फेरी की पूरी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को फैलाया जा रहा था। इसलिए शियाओ उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में वो सीधा लिटिल फेरी का मुंह ही पकड़ लेता है, जिस वजह से लिटिल फेरी को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा शियाओ को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देती है, जिस वजह से शियाओ वहां पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो उसके हाथ में उस मॉन्स्टर को देखती है तो उसे समझ में आता है कि शियाओ तो उल्टा उसके अंदर से उस पॉइजन को ही निकालने की कोशिश कर रहा था और उसने अनजाने में शियाओ को इतनी दूर उठाकर फेंक दिया। इसलिए वो उसे उठाकर उसके बेड पे लेकर आती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है ताकि शियाओ को जल्द से जल्द होश आ जाए। तब लिटिल फेरी शियाओ से कहती है मैंने तुम्हारी हालत को ठीक कर दिया है और तुम 3 दिन के अंदर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि क्या तुम सच में यहाँ के सिर्फ डिसाइपल हो या फिर बात कुछ और ही है, कि कोई भी नॉर्मल सा डिसाइपल इतने हार्ड पॉइजन को इतनी आसानी के साथ नहीं निकाल सकता। तब शियाओ से कहता है मैं तो एक नॉर्मल सा डिसाइपल ही हूँ, लेकिन मुझे उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था जो तुम्हारे अंदर था, इसलिए मैंने कैसे भी करके उसे घसीट के बाहर निकाला। जिसके बाद वो दोबारा उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे उठाकर वहां से यहाँ पर लेकर आए और इतने अच्छे से मेरी देखभाल भी की। लेकिन तब लिटिल फेरी उससे कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने मेरे अंदर से पॉइजन निकाल दिया तो इसके बदले मैं तुमसे तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा कर दूंगी जब टाइम आएगा तब। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन शियाओ से कहता है रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है, मुझे पता है कि तुम उसी सेट से हो जिस सेट में मेरी वाइफ रहती है, मुझे उसके बारे में ही तुमसे कुछ पूछना था। लेकिन ये सारी बात तो लिटिल फेरी सुन भी नहीं पाती और वो शियाओ के इस बात को कहने से पहले ही वहां से चली गई होती है, जिस चीज से शियाओ दोबारा से सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी वाइफ अभी क्या कर रही होगी। तब उसके पास जैस्मिन आती है जो उससे कहती है ये टाइम यहाँ पर आराम करने का नहीं है, तुम्हें दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करनी होगी क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो 3 महीना बस अब पूरा ही होने वाला है। अगर तुमने ठीक तरह से स्वॉर्ड को चलाना नहीं सीखा तो तुम्हारी तो उस कॉम्पिटिशन के अंदर जान चली जाएगी। लेकिन शियाओ को तो यहाँ पर अस्कत लग रही होती है, इसलिए गुस्से में जैस्मिन उसका कान पकड़ के घसीट देती है और उससे कहती है जल्दी चलो, हमें अभी कल्टीवेशन करना है ताकि तुम उस हीवनली स्वॉर्ड को आसानी से कंट्रोल कर पाओ। उसके बाद वो घसीट कर उसे उस जगह पे लेकर आ जाती है जहाँ पर शियाओ को अपनी कल्टीवेशन करनी है। इसलिए मजबूरन शियाओ वहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर कल्टीवेशन करके उस हीवनली स्वॉर्ड को संभालने के लायक हो जाए। और उसे ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए काफी टाइम निकल जाता है, जहाँ इतने दिनों की कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि वो उस हीवनली स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी के साथ संभाल सकता है। इसलिए वो हीवनली स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके साथ इधर उधर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि वो ठीक तरह से उस हीवनली स्वॉर्ड को संभाल पाता भी है या फिर नहीं। और इस बार जब वो हीवनली स्वॉर्ड को संभालता है तो उसे बहुत ही आसानी से संभाल पा रहा था, जिसके एक ही अटैक से पूरी तरफ बिल्कुल ऑरा का भवंडर मच गया होता है। ये देखकर तो शियाओ के खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो आसानी के साथ अब हीवनली स्वॉर्ड को संभाल पा रहा है। साथ ही इस चीज से जैस्मिन भी हैरान रहती है कि शियाओ ने बस 2 महीने के अंदर इस हीवनली स्वॉर्ड को अच्छे से चलाना सीख लिया, ये तो कमाल की बात है। इसके बाद जैस्मिन आगे उससे कहती है तुमने अभी इसे बस चलाना सीखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी अपोनेंट को हरा दोगे। तुम्हारे पास अब भी 1 महीना है, इस 1 महीने में इस स्वॉर्ड के साथ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये तुम्हारी एक बॉडी का पार्ट बन जाए। अगर ये स्वॉर्ड तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाएगी तब तुम्हें लगेगा कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एकदम हल्की है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो आसानी के साथ। जिसपे शियाओ भी मान जाता है कि अब वो इस स्वॉर्ड के साथ इतनी प्रैक्टिस करेगा कि ये स्वॉर्ड उसके एक बॉडी का पार्ट बन जाए और उसके बाद वो मूरोंग के कजन मू यिंग को बता देगा कि उसकी कोई औकात नहीं है कि वो उसके सामने खड़े होकर फाइट कर सके। तब जैस्मिन उससे कहती है मैं तुम्हें हीवनली वुल्फ प्रेजेंट डिवाइन कोड भी सिखाऊंगी, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इस हीवनली स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से चला पाओगे और इसका इस्तेमाल तुम मू यिंग पे करते हुए उसे हरा भी सकते हो। इसलिए तुम्हें अच्छे से इस टेक्निक को सीखना होगा। जिस पर शियाओ मान जाता है। अब देखते ही देखते पूरा 1 महीना और निकल चुका था और आज वो दिन आ गया होता है जब शियाओ और मू यिंग के बीच फाइट होगी। इससे सारे लोग
लोग उस फाइट को देखने के लिए बैटल एरिना के पास आकर जमा हो गए होते हैं। तब मुयिंग शियाओ से कहता है, क्या हुआ बच्चे, वापस आ गए तुम? मुझे तो लगा था तुम इस कंपटीशन में आओगे ही नहीं। तब शियाओ मुयिंग से कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, तो चलो अपना वेपन निकाल लो, देखता हूँ तुम मुझसे कौन से वेपन के साथ फाइट करना चाहोगे। जिस पर मुयिंग कहता है, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे कोई भी वेपन की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है, मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ तुम्हें हरा दूंगा। वहीं शियाओ के मास्टर बस शियाओ को देखकर परेशान होते हैं कि उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी इंप्रूवमेंट तो की है, लेकिन अब भी वो मुयिंग से 7 लेवल पीछे है और ये काफी ज्यादा गैप हो जाता है मार्शल आर्ट की दुनिया में। लेकिन तब भी अगर शियाओ उस मुयिंग को हराने के लायक हो जाता है तो शियाओ सच में एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल जीनियस है। लेकिन प्रेसिडेंट को तो पूरी उम्मीद होती है कि शियाओ यहाँ पर बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाएगा और ऐसा वो करके दिखाएगा जैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। जिसके बाद घंटा बजाते साथ ही इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू कर दिया जाता है, जिस कॉम्पिटिशन में सबसे पहले शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मुयिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन मुयिंग वहां पर अपने कई सारे शील्ड को बनाना शुरू कर देता है ताकि वो शियाओ के अटैक को आसानी से रोक ले। लेकिन शियाओ एक एक करते हुए उसके जितने भी शील्ड होते हैं उन सभी को तोड़ते जाता है और उन सभी को तोड़ने के बाद मुयिंग के ऊपर इतना भयानक अटैक करता है कि मुयिंग वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो मुयिंग भी हैरान था कि इस शियाओ ने इतनी आसानी से मेरे शील्ड को कैसे तोड़ दिया, लगता है मैंने शियाओ को कम समझ लिया है, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, अब मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है, तुमने बस मेरा एक अटैक क्या रोक लिया, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है और उसकी इस टेक्निक में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि शियाओ तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये मुयिंग आ कहां से रहा है। जिसके बाद मुयिंग एकदम बिजली की रफ्तार से लगातार कई सारे अटैक शियाओ पे करना शुरू कर देता है, जिससे तो शियाओ ठीक तरह से रोक भी नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे बैटल एरिना में आग की बारिश होना शुरू हो जाती है। और जब मुयिंग थक हार कर शियाओ के ऊपर अटैक करते हुए थोड़ा पीछे आता है, तब उसे धुआं हटने के बाद शियाओ बैटल एरिना के अंदर ही खड़ा दिखाई देता है। मुयिंग के इतने सारे अटैक का शियाओ के ऊपर तो एक असर भी नहीं हुआ था और वो वैसे का वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ा होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर इस शियाओ को कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो इतनी आसानी के साथ मुयिंग के सारे अटैक को झेल चुका है। तब ये देखकर मुयिंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो वहां पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं और यहाँ इन दोनों की फाइट काफी हद तक के बराबर की टक्कर की होती है। लेकिन तब इस फाइट के दौरान मुयिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहां पर अपने भाले को निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे मास्टर एकदम हैरान हो चुके थे कि आखिर यहाँ पर तो मुयिंग ने चीटिंग की, जब शियाओ ने यहाँ पर अपना वेपन निकाला ही नहीं था तो इस मुयिंग ने अपना वेपन क्यों निकाला। जिसके बाद मुयिंग एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही करने वाला होता है और जैसे वो अपने भाले को चलाता है उस भाले का ऑरा बिल्कुल एक ड्रैगन में बदल जाता है और वो भाला सीधा जाकर शियाओ को ही लग जाता है, जिस वजह से शियाओ की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो लान भी हैरान थी कि आखिर शियाओ को हो क्या गया। जिसके बाद प्रेसिडेंट मुयिंग से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपने वेपन को इस्तेमाल करने की, तुमने इनर पैलेस के नाम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तुमने यहाँ पर आखिर चीटिंग कैसे की। एक बार ये मैच खत्म हो जाए उसके बाद तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से हिसाब लूंगा। जिसके बाद शियाओ दोबारा से हिम्मत करके बैटल एरिना के अंदर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मान सकता था। तब वो मुयिंग से कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तो इसी चीज के इंतजार में था कि पहले तुम अपना वेपन निकालो, अब मैं अपना वेपन निकालता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि पूरा बैटल एरिना के अंदर सारे लोग खड़े जो होते हैं वो सभी पीछे खसक जाते हैं और उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शियाओ ने इतनी आसानी के साथ इस हेवनली स्वॉर्ड को कैसे संभाल लिया। ये तो नामुमकिन था, कोई भी इतनी आसानी से इस हेवनली स्वॉर्ड को चलाना बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। शियाओ तो सच में एक जीनियस निकला, लेकिन इस चीज से मुयिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उससे कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना निकाल लो, आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपने भाले की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा एक खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही करने वाला होता है। जहाँ उसके भाले का ऑरा एक ड्रैगन में बदला होता है तो वहीं शियाओ की हेवनली स्वॉर्ड की पावर एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर में बदली होती है, जो मॉन्स्टर बहुत भयंकर पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो मॉन्स्टर मुयिंग के भाले वाले ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर उसका खेल ही खत्म कर देता है। तब मुयिंग अपनी हार ना स्वीकार करते हुए एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करना सभी के लिए बैन था और वो उसका इस्तेमाल करते हुए शियाओ की जान लेने वाला होता है। लेकिन शियाओ अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से मुयिंग की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो
वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं होता है, क्योंकि शियाओ ने अभी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे उसने जैस्मिन से सीखा था। तब जैस्मिन उसे कह रही होती है, देखा मेरा प्लान, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इसका तुम इस्तेमाल करोगे तो आसानी के साथ तुम मू यिंग को हरा सकते हो। और देखो ऐसा ही हुआ, तुमने उस मू यिंग को यहाँ पर आसानी से हरा दिया है। वहीं शियाओ की जीत जाने से बैटल एरिना में खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे। अब वो शियाओ की यहाँ पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं कि शियाओ तो बहुत ही पावरफुल जीनियस है, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वहीं मास्टर और प्रेसिडेंट की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शियाओ ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। वो शियाओ से कहते हैं, आज का बैटल तुमने जीत कर साबित कर दिया ये कि तुम एक बहुत पावरफुल जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से सीधे सीधे एडमिशन इनर पैलेस में करवा देता हूँ और तुम्हें उस लिस्ट के अंदर जिसके अंदर 100 सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को लिखा जाता है उसके अंदर से मू यिंग के नाम हटाकर उस जगह पे तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, क्योंकि तुम सच में एक जीनियस कहलाने के लायक हो। ये सुनकर तो शियाओ की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो इनर पैलेस और जितनी भी जगह थे उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं उसे लाइफ टाइम तक के यूज कर सकता है, क्योंकि पहले तो प्रेसिडेंट ने सिर्फ उसे 3 महीने के लिए रिसोर्सेस इस्तेमाल करने दिए थे, लेकिन अब शियाओ लाइफ टाइम चाहे तो जितने भी रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। साथ ही शियाओ को इतना पावरफुल स्वॉर्ड चलाते हुए देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं, अब तो हम भी अपनी अपनी स्वॉर्ड लेंगे और दिखा देंगे सभी को कि हम कितने अच्छे से स्वॉर्ड चला सकते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग ट्रेजर पवेलियन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से अच्छी अच्छी स्वॉर्ड निकाल सके और उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कल्टीवेशन करेंगे। अब रात को शियाओ अपने कमरे में होता है, तब उसके पास लान आती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को जितनी भी चोटें लगी होती है उसे ठीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस मू यिंग ने शियाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था जिस वजह से उसका हाथ घायल हो गया होता है। लान उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो मुझे बता देना। जिस पर शियाओ कहता है, मुझे दर्द तो पहले हो रहा था लेकिन जैसे तुमने पूछ लिया तो तुम्हारे पूछते साथ ही मेरा सारा का सारा दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब मैं तो एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ खुद को। ये सुनकर तो लान भी शर्मा जाती है। तब शियाओ से रोकते हुए कहता है, रुक जा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं बैटल एरिना के अंदर मू यिंग के हाथों मार खा रहा था तब मेरी हालत देख के तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही थी? तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी, तुम बहुत ज्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? और शियाओ यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से लान से ये पूछना चाह रहा होता है कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तब लान उससे कहती है, मुझे बस यहाँ पर तुमसे एक चीज का जवाब चाहिए कि आगे से तुम कभी भी किससे भी फाइट क्यों ना करो, लेकिन उसमें सबसे पहले तुम अपना सेफ्टी का ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहीं पे भी कुछ भी फाइट करने जाओ सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे भी करके तुम्हें रखना है। तो समझ गए तुम ये बात की नहीं? तब शियाओ उससे कहता है, मैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रख ही लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। और वो लान के पास आकर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि हो ना हो लान उसे पसंद करती है, इसलिए तो वो उसके बारे में इतनी चिंता करती है। और तब उसके गले लगाने की वजह से लान भी शर्मा जाती है वहां पर। लेकिन तभी वहां पर शियाओ के मास्टर आ जाते हैं जो उन दोनों का ऐसा साथ में देखकर एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब मास्टर को देखकर लान कमरे से भाग जाती है, लेकिन मास्टर उनसे कह रहे होते हैं, अरे तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि चलो एक बार शियाओ से मिल लेता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे लान वहाँ से जाती है एकदम गुस्से में मास्टर शियाओ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर? जिस पर शियाओ मास्टर से कहता है, क्या कर रहा था मैंने तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं की, लान मुझे पसंद करती है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में थे यहाँ पर। लेकिन ये सुनकर तो मास्टर और ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तब उन्हें परेशान देखकर शियाओ से कहता है, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कि लान आपकी ही बेटी हो। तब मास्टर शियाओ से कहते हैं, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे सच में मालूम पड़ चुका है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा फ्यूचर आगे चलकर बहुत ब्राइट है, लेकिन अभी तुम लान के सामने कुछ भी नहीं हो। अपने आप को देखो और लान को देखो, तुम दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है, इसलिए तुम आसानी के साथ उसके साथ ऐसे नहीं रह सकते। इससे उसकी फैमिली की भी इज्जत खराब हो सकती है, क्योंकि लान कोई और नहीं बल्कि यहाँ के चांगफेंग फैमिली के एम्पायर की बेटी है और वो यहाँ की पूरी प्रिंसेस है। इसलिए अब तुम समझ ही सकते हो कि आखिर तुम कौन हो उसके सामने और वो क्या है। ये सुनकर तो शियाओ के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि लान यहाँ की प्रिंसेस है। उसे तो लग रहा था कि होगी लान कोई अच्छे फैमिली से, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ की सच में प्रिंसेस ही निकलेगी, क्योंकि लान कभी भी शियाओ के सामने प्रिंसेस वाले कपड़ों में आई ही नहीं थी। वो तो हमेशा से नॉर्मल कपड़ों में ही शियाओ के पास आई होती है। लेकिन ठरकी शियाओ को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, पर उसे इतना समझ आ गया था कि लान अभी अपने फादर को लेकर अपनी फैमिली के हुए बीच में मैटर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए मास्टर उसे सारी बात समझाने लगते हैं कि एम्पायर के बेटों में ही आपस में ही झगड़ा हो रहा है ताकि वो एम्पायर को मारकर उनकी गद्दी हासिल कर सके। इसी वजह से लान काफी ज्यादा परेशान भी है। तो मास्टर उसे आगे बताते हैं, लान ने तुम्हें इस रॉयल फैमिली के रैंकिंग बैटल के लिए चुना था, लेकिन अब धीरे धीरे वो
वो तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है, इसलिए आगे तुम समझ ही सकते हो कि आगे क्या मुसीबत हो सकती है। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो क्या तब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस रैंकिंग बैटल को खेल कर उसे जीत पाओगे और लान और उसकी फैमिली की इज्जत बचा लोगे? अगर नहीं तो प्लीज लान से दूर हो जाओ और दोबारा कभी भी उससे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना उसे वापस से बुरा लगेगा। अगर तब भी तुम इस रैंकिंग बैटल और लान का साथ देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तब मास्टर उससे कहते हैं अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम लान और उस रैंकिंग बैटल को कर पाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसे सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि तुम उस रैंकिंग बैटल को कर पाओगे या फिर नहीं। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।